आवाज अटक रही है सर, रुक रुक के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। नहीं पंखा चालू करा है, वही हम चालू करे पब किया लगी। सॉरी सर, अब आवाज जा रही है? जी सर। तो हम पिछली क्लास में क्या बात कर रहे थे? कला और संस्कृति के बारे में मैंने बात की थी कि कला क्या है। मैंने बताया था कला के प्रकार कितने हैं, कौन कौन सी कलाएं होती हैं। तो कला कहाँ के चलाई थी? पालने वाले जंतु वाले थे ना, जंतु वाले से बेटा पशुपालन। मैंने कला और संस्कृति और सभ्यता के बारे में पिछली क्लास में बात की थी। आर्ट एंड कल्चर मैंने बताया था कि ट्यूसडे और मंडे को 2 क्लासें 2 बजे से चलेंगी। इसमें हम लोग कला और संस्कृति की बात करेंगे, भारतीय संस्कृति और कला के बारे में। ठीक है, तो हम लोग कला के बारे में पढ़ रहे थे कि कला क्या है। तो मैंने बताया था कि कला किसी संस्कृति या सभ्यता का उसके प्रकृति को दर्शाता है, उसके प्रकृति को दर्शाता है, उसके इतिहास के बारे में बताता है। बाकी सारी चीजें मैंने कला के प्रकार बताए थे, जिसमें आपकी दृश्य कलाएं हैं, मैंने कला के बारे में बताया था आप लोगों को कि जिसमें प्रकार बताए थे, वर्गीकरण किया था कि कला कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बताया था दृश्य कलाएं हैं। इसमें दृश्य कलाओं में मैंने क्या क्या बताया था, बताइए आप लोग अगर क्लास किए हो तो। दृश्य कलाओं में आइडिया नहीं है। दृश्य कलाएं वो कलाएं होती हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारी आंखों से देखी जाती है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे वास्तुकला है, चित्रकला है, फोटोग्राफी है, मृदभाण कला है, मृदभाण पे कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, जैसे दीवारों पे, पत्थर पे, काट पे बनाई जाती है। फिर मैंने एक कला की बात की थी, निष्पादन कलाएं। निष्पादन कलाओं में मैंने बात किया था कि वो कलाएं हैं जो मनुष्य, जो मानव होता है, वो अपने मुखमंडल या अपने शरीर के द्वारा अपने अंगों का प्रयोग करके कला का प्रदर्शन करता है। जिसमें मैंने बात किया था कि नृत्य हो गया, संगीत हो गया, रंगमंच पे जो नाटक वगैरह होता है, वो सब इस निष्पादन कलाओं के अंतर्गत आती है। फिर मैंने बात की थी आप लोगों से साहित्यिक कलाओं के बारे में। साहित्यिक कलाएं में कलाएं होती हैं जो कवि होता है या मानव होता है, वो अपने विचारों को
इस पुस्तक का रूप दे के उसमें अपनी कलाओं का प्रदर्शन करता है, उनके इतिहास के बारे में बताता है। तो उसके आगे आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला क्या है? इसमें दृश्य कलाओं का पहला प्रकार है ये कि वास्तुकला। उसके बाद हम चित्रकला पढ़ेंगे और जो जो चीजें आएंगी आगे वो सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं भारतीय वास्तुकला के अंतर्गत। ठीक है, मूर्त कला भी आता है दृश्य कला के अंतर्गत। देखते हैं आज कि भारतीय वास्तुकला का विकास कैसे हुआ। जैसे भारतीय इतिहास का विकास हुआ सेम वैसे ही भारतीय वास्तुकला का भी विकास होगा, कलाओं का भी वैसे ही विकास किया जाएगा। वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। हेडिंग डालिए आप लोग, भारतीय भारतीय वास्तुकला। तो वास्तुकला इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर। अलग लिख देता हूँ। आर्किटेक्चर। तो जो वास्तुकला है इसको किस शब्द से लिया गया है? ये कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है। ये एक लैटिन शब्द है। ये लैटिन शब्द है। ये एक लैटिन शब्द है। टेक्सचर का अर्थ होता है निर्माण करना। टेक्सचर का जो अर्थ होता है, जो आखिरी में टेक्सचर जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ होता है निर्माण करना। टेक्सचर का जो अर्थ होता है वो होता है निर्माण करना। लिख लिए, लिखते रहिए साथ में। जी सर, हो गया, हो गया सर। लिखिए, वास्तुकला में वास्तुकला में
दुर्ग, किला, स्तूप, इमारतें, आदि का निर्माण होता है। आदि का आदि का निर्माण होता है। इसे स्थापत्य कला भी कहते हैं। वास्तुकला को क्या कहते हैं? इसे स्थापत्य कला भी कहते हैं। इसे स्थापत्य कला कहते हैं। वास्तुकला को ही स्थापत्य कला भी कहते हैं। हो गया सर। में लिखिए, ये भवन निर्माण से संबंधित है। ये भवन निर्माण से संबंधित है। लिख लिया? स्थापत्य कला भवन निर्माण से संबंधित है। हो गया सर, लिख लिया। के निर्माण में मिश्रित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। निर्माण में मिश्रित सामग्री का प्रयोग किया जाता है। हेलो हेलो जी हेलो सर बोलिए। सर, एक क्वेश्चन पूछना था। जी ये सर। जो आज एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जो हाँ क्वेश्चन बोलिए पूछा गया बोलिए। था, आज के टाइम में जैसे जो घरे मकबरे बने हुए हैं, बनते हैं, उसमें सीमेंट, ईंटें, बालू का प्रयोग होता है। लेकिन हम्म। पहले जो है, प्राचीन काल में, उस समय सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ था। तो उसमें कैसे क्या बनाया जा रहा था, वैसे कैसे बनाए जाते थे उस समय? वो सर आगे पढ़ेंगे इसी में आर्किटेक्ट के माध्यम से। जिस प्रकार से वो, जैसे मैंने बताया, निर्माण में सटीक, इसमें और भी लिखना है ना, निर्माण में सटीक मापन की आवश्यकता होती है। सटीक मापन के हाँ तो आधार पे आप बिना, सुनिए, सटीक मापन के आधार पे अगर आप आर्किटेक्ट करते हैं, किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो आप पत्थर से भी किसी चीज़ को बना सकते हैं, लेकिन सटीक मापन होना चाहिए उसका। हम बात ठीक है सर, यानी कहने का मतलब ये नहीं है हमारा, जैसे कि आज के टाइम में जो घर मकाने बनती है, हाँ उसमें हाँ, सीमेंट, बालू, ईंटे का वो प्रयोग होता है। सुनिए, वो उनकी पद्धति थी, वो उनकी अपने पद्धति के आधार पे वो काम करते थे।
उस समय का क्या आज आर्किटेक्ट रहा कैसे होगा। अभी तक तो ये भी नहीं पता चला कि जो कर्नाटक का बृहदेश्वर मंदिर है बिना ईटा, बिना मतलब सीमेंट गिट्टी के बना हुआ है। कोई नहीं पता लगा पाया कि कैसे 100 कुंटल का वो जो है 100 टन का पत्थर ऊपर गया है। अभी तक नहीं पता चला है सर, तो नहीं मैं तो कैसे बता सकता हूँ। देखिए, वो नहीं तो उनके स्पेसिंग में टेक्निक होंगे क्वेश्चन कुछ। पूछा गया था हाँ सर, कि पूछा जैसे गया है तो पुराने समय इसी में। प्रकार से लिखना है आपको कि उनकी पद्धति है सही मापन सही आधार से विशेष सामग्रियों का प्रयोग करके भवनों का निर्माण करते थे। सर ये तो बात रेफरेंस ठीक लेके है, इनको। मापन कर किया जाए तभी तो बनेगा। लेकिन ये नहीं कहने मतलब मेरा, जो इस समय सीमेंट बालू का प्रयोग होता है, लेकिन उस समय सीमेंट बालू नहीं थी, तो कैसे वो जुड़ाई किया कुछ करते नहीं थे? था सर, किसी ये चीज का नहीं पूछने, प्रयोग करते थे, पत्थरों से हर चीजों का निर्माण किया करते थे। कि लेकिन जुड़ाई जब। नहीं हुआ करती उस समय। जी सर। उस समय जैसे जैसे इस समय क्या करते हैं, सीमेंट बालू का उपयोग करते हैं, उस समय सीमेंट बालू का उपयोग नहीं हुआ, होता ही नहीं, क्या उपयोग करते, कैसे जुड़ाई करते थे उस समय? हाँ हाँ, नहीं था। वो तकनीक के माध्यम से सही मापन के आधार पे कार्य किया करते थे वो लोग। लेकिन यही नहीं समझ में आता, यूपीएससी में उनके क्वेश्चन पूछा जो गया था। आज के हमारे, देखिए जो आज के हमारे ईंटों के प्रकार हैं, ये सब छोटे छोटे हैं। वो इस प्रकार से पत्थर को तराश के रखते थे कि एक दूसरे पे सही से आ जाएं, और भूकंप आए, आंधी आए या कुछ भी आए, उससे जो है तराश के रखते थे कि बराबर बैठ जाए। उनकी पद्धति रही होगी, कोई बहुत ज़्यादा जानकार आदमी रहा होगा, इंजीनियर, वही किया होगा। बाकी आज जो हमारे पास जो साधन है, देखिए हमारे पास ईंटें छोटे छोटे हैं, तो हमको उसको जोड़ने के लिए, देखिए जब कहते हैं ना कि जब क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो दबाव कम पड़ता है। अब आजकल क्षेत्रफल कम है तो दबाव ज़्यादा है, इसीलिए हमारे जो है सीमेंट और गिट्टियों का प्रयोग किया जाता है ईंटों को जोड़ने के लिए। उनके पत्थर बहुत बड़े बड़े, बहुत वजन टाइप के होते थे। अब मान लीजिए 100 कुंटल का पत्थर कहीं रख दिया जाए तो वो अपनी जगह से हटेगा। नहीं। 100 टन का पत्थर कहीं रख दिया जाए तो अगर मान लीजिए 100 टन का पत्थर रखा गया है कहीं पे, तो भूकंप आए चाहे आंधी आए वो अपनी जगह पे अड़ी ही रहेगा ना। जी। तो सर इसी प्रकार वो उनकी पद्धति पत्थरों को तराशते थे और उनका क्षेत्रफल ऐसा बनाते थे, नीचे का उनका जो डिजाइन होता था इस प्रकार तैयार करते थे कि वो हिले डुले ना। फिर उसी के ऊपर अपने हाँ वही, भवनों का जिस निर्माण धीरे प्रकार, धीरे करते जाते थे। जिस प्रकार, हाँ जिस प्रकार वही करने मतलब, जिस प्रकार जैसे कि इमारतें हम्म। बनी हुई है, जब प्लास्टर हुआ है कैसे हुआ है ये नहीं हाँ। क्लियर हो पा रहा है, कैसे जुड़ाई होती अब थी, देखिए यही अजंता क्वेश्चन एलोरा पूछा की गया था। गुफाएं बनी हुई हैं आपकी, बृहदेश्वर मंदिर बना हम्म, हुआ है, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं। तो जुड़ाई तो इस कैसे प्रकार प्लास्टर से हुआ, वो कैसे अजंता हुआ, कैसे एलोरा वो की क्लियर गुफाएं किया हैं। गया। हम्म, ठीक है सर। अब हाँ तो यही नहीं, यही यूपीएससी में पूछा गया था, तो एक बार हाँ देख हाँ रहे थे हाँ, तो सर यही सब गूगल पर। लिखना है, अभी आगे जब पढ़ाएंगे तो उसको, जी। ये तो चलो फॉर्मली बता दिए, लेकिन लिखना ओके सर, होगा तो कंटिन्यू। कुछ सही से लिखेंगे। ठीक है। नहीं क्वेश्चन पूछा गया देखिए ये तो वो भवन पूछे, हम निर्माण लोग को से, समझ में नहीं आ रहा था ना, ये लिख इसलिए लिए, इंटरव्यू में पूछा गया था क्वेश्चन। ये लिख लिए। ये भवन जी निर्माण हो से गया। संबंधित है। निर्माण में विशिष्ट सामग्री का प्रयोग किया जाता था। दूसरी चीज इसमें लिखिए, निर्माण में सटीक मापन की आवश्यकता होती थी। लिखिए निर्माण में सटीक मापन की आवश्यकता होती है, सटीक मापन की। निर्माण में सटीक मापन की आवश्यकता होती है। सर अपना माइक बंद कर लीजिए आप। विभूति सर, हाँ ठीक, बंद हो गया मैम। हो गया निर्माण सर में लिख। सटीक मापन। ओके।
निर्माण में सटीक मापन की आवश्यकता होती थी। अब हम देखते हैं इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। भारतीय स्थापत्य कला का वर्गीकरण कहाँ से विकास प्रारंभ हुआ, तो पहले वर्गीकरण कर लेते हैं, फिर इसके विकास के बारे में बात करेंगे। वर्गीकरण करते हैं भारतीय स्थापत्य कला का, तो हेडिंग आ रही है भारतीय स्थापत्य कला का वर्गीकरण। स्थापत्य कला या वास्तुकला, जो भी वास्तुकला लिखिए, भारतीय दोनों एक ही हैं। बस थोड़ा सा अंतर है स्थापत्य कला में और वास्तुकला में, ये है कि जैसे मान लीजिए कि स्थापत्य कला वो है जो बड़े 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 भवन हैं जिनको पुनः स्थापित, मतलब एक दूसरे को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। जैसे बिल्डिंग हो गई, आपके स्तूप हो गए, उसके बाद में स्तंभ हो गए, ये सब आपके स्थापत्य कला है। वास्तुकला वही है जो वस्तुओं पे बनाई जाती है, किसी भी वस्तु पे बना दिया गया। सेम ही है दोनों, बस थोड़ा सा अंतर है। भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण देखते हैं, कहाँ से भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। तो पहले प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत की वास्तुकला। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत से। इसमें हम हड़प्पा काल से चालू करेंगे। हड़प्पा काल या सिंधु घाटी सभ्यता काल, दोनों लिख लीजिए। वैसे मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है कि हड़प्पा, सिंधु, कांस्य युग एक ही चीज को कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं। हड़प्पा काल होगा, सिंधु घाटी सभ्यता भी लिख लीजिए आप लोग, सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता। दूसरे में हम इसमें देखेंगे मौर्य काल। मौर्य काल की वास्तुकलाएं देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल देखेंगे। चौथा इसमें हम देखेंगे गुप्तकालीन या गुप्त काल। गुप्त काल की बात कला के बारे में देखेंगे, तो आप लोग कला जोड़ते रहिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला, मौर्य काल की वास्तुकला, मौर्योत्तर काल की वास्तुकला और गुप्त काल की वास्तुकला। लिखिए, फिर आगे लिखाते हैं। हो गया सर। लिख लिया। गुप्त काल की वास्तुकला, लिख लिया। जी सर। फिर इसी में छठा देखते हैं, दक्षिण भारतीय कला, जिसमें आपके पांड्य, चोल, चेर ये सब आएंगे। दक्षिण भारतीय कला, उसी में है ये, प्राचीन में ही। फिर दूसरा इसका प्रकार है मध्यकालीन भारत पे, मध्यकालीन भारत।
इसमें हम क्या देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला, दिल्ली सल्तनत की वास्तुकला। दूसरा में इसी में देखेंगे हम मुगल काल की वास्तुकला, मुगल काल की वास्तुकला देखेंगे। मुगल काल में आपका 1857 तक सब आ जाएगा। वैसे 1857 से कोई मतलब है नहीं, लेकिन कह सकते हैं। मुगल काल की वास्तुकला लिख लिया। जी सर, लिख लिया। आधुनिक भारत में देख लेते हैं। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, इसमें हम इंडो गौथिक कला के शैली के बारे में पढ़ेंगे। शैली या कला, वास्तुकला के बारे में, इंडो गौथिक कला के बारे में। नव रोमन शैली भी यहाँ आएगी वास्तुकला के अंतर्गत। लिख लिया। जी सर, हो गया। तो हमने देखा वर्गीकरण उसका कि प्राचीन भारत से हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्राचीन भारत से हड़प्पाई कला व वास्तुकला के से शुरू करेंगे हम लोग। डाल दीजिए प्राचीन भारतीय वास्तुकला में ऐसे नंबर 1 प्राचीन भारतीय वास्तुकला में नंबर 1 आपका होगा हड़प्पाई कला व वास्तुकला। लिखिए, थोड़ा इतिहास में भी जाना पड़ेगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता, इसमें लिखिए हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के तट पर एक समृद्ध, मैंने बताया हुआ है कि बहुत नगरीय सभ्यता थी, बहुत समृद्ध थे, कृषि प्रधान
सभ्यताएं थी ये, सभ्यता थी ये, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। एक समृद्ध सभ्यता थी। एक समृद्ध सभ्यता थी। लिखिए। लिख लिए सर। एक समृद्ध सभ्यता थी जो समय के साथ जो समय के साथ उत्तर से पश्चिम, अगर आपको याद हो तो बता सकते हैं कि उत्तर कौन सा था, पश्चिम कौन सा था। उत्तर से पश्चिम भारत के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। उत्तर में कौन सा था भारत में, बताइए। उत्तर में कौन सा स्थल है विशाल क्षेत्र में? आप लोगों ने क्लास भी किया था। मांडा है वो, जो जम्मू और कश्मीर में है। मांडा में जम्मू और कश्मीर में है। पश्चिम में कौन सा है बताइए। कहाँ पे सर? पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में सुकांगेडोर। तो कांगेडोर है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। पूरब में हमारा यही है, उत्तर प्रदेश में ही, जो क्या नाम, आलमगीरपुर है। लिखिए, इस सभ्यता से संबंधित अनेक स्थलों की खुदाई करने पर, ये लिखिए, इस सभ्यता से संबंधित, इस सभ्यता से संबंधित अनेक स्थलों की खुदाई करने पर अनेक स्थलों की खुदाई करने पर लिखिए, फिर आगे लिखते हैं, अनेक स्थलों की खुदाई करने पर लिख लिया। इस सभ्यता से संबंधित अनेक स्थलों की खुदाई करने पर विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, मोहरे,
मोहरे, मृद भांड, ये सब कला के ही अंतर्गत आएगा। मृद भांड, आभूषण, आभूषण, इमारतें, आदि। प्राप्त हुए, आज प्राप्त हुए। लिख लिया। तो हम लोग इसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में देखते हैं जहाँ से हमको वास्तुकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लिखिए महत्वपूर्ण स्थल। वास्तुकला और कला दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण स्थल किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। इसमें आपका पहला ही आएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अब आप लोग ये बता सकते हैं कि ये कहाँ है? इतना मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। इसका साइट जान सकते हैं कि किस क्षेत्र में आता है? जानते हैं कि नहीं? लिख देता हूँ मैं। ये सिंधु नदी के तट पे है। सिंध प्रांत पाकिस्तान के पास। सिंधु नदी के तट पर कहाँ है ये? पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान। हम्म, पाकिस्तान में है, लिख लीजिए पाकिस्तान। 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खुदाई की थी। तो यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं देखते हैं। प्राप्त साक्ष्य, कला के साक्ष्य लिखिएगा, ब्रैकेट में कला लिख लीजिएगा। यहाँ हमको पशुपतिनाथ का मोहर मिला है। जो चित्रकला के अंतर्गत आएगा, आगे अभी पढ़ेंगे। पशुपतिनाथ, इसमें पशुपतिनाथ मोहर मिला है जिसमें पशुपतिनाथ की चित्र छपी हुई है।
पशुपतिनाथ मोहर भी कहते हैं इसको। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। लिख लिया। लिख लो। जी सर, हो गया। और भी चीजें मिली हैं यहाँ। बृहद स्नान घर मिला है, जिसे स्नानागार कहते हैं। ये वास्तुकला का एक प्रमुख साक्ष्य है, बृहद स्नानागार। विशाल अन्नागार मिला है। अन्नागार क्या होता था? इसमें चावल जो रखने वाली। फसलें होती थी, जैसे आज स्टोरेज सिस्टम है, सारी चीजों का रखते हैं लोग, वैसे यहाँ रखा जाता था अन्नों को, अनाजों को, कि कभी बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए तो अन्न हमारे पास रहे। विशाल अन्नागार मिला है। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है यहाँ, जिसे पशुपतिनाथ कहते हैं, यही है दाढ़ी वाले पुजारी। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। एक चीज नोट कर लीजिएगा, इसको मृतकों का टीला कहते हैं। हड़प्पा को, मतलब मोहनजोदड़ो को, इसको मृतकों का टीला कहते हैं। लिख लिया। दूसरा स्थल देखते हैं, इसका हड़प्पा है। हड़प्पा, ये भी आपको पता होगा। वर्तमान स्थित कहाँ है इसकी? पाकिस्तान में। कौन सी नदी है? रावी नदी। यहाँ से हमको कलाओं के क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, देखते हैं। मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहाँ से। मातृ देवी की मूर्ति। तांबे का तराजू। ये सब कला से ही सब लोग सारी चीजें बनाई जाती हैं। तांबे का तराजू। लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष का धड़ भी मिला है। लाल बलुआ
पत्थर से बना पुरुष का धड़ आदि चीजें यहाँ से प्राप्त की गई हैं। लिख लिए? लिख लिए? जी हो गया सर। लो, लोथल देखिए, अभी देख लेते हैं क्या क्या कहाँ कहाँ मिला है, फिर इसके स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार की शैली थी, किस प्रकार का उनका स्थापत्य था। पहले देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें मिली हैं। वर्तमान स्थिति इसकी कहाँ है? मैम पहले कुछ चीजें जानेंगे तो कि कौन सी चीजें कहाँ मिली हैं, फिर करवाएंगे ना कि डायरेक्ट बता दें कि ये वहाँ का ये है, वहाँ का ये। पहले आप लोग जानिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ मिली हैं, फिर जब हम लिखवाएंगे कि लोथल में इस प्रकार का वास्तुकला का निर्माण हुआ तो आपको पता चलेगा हाँ ये चीज़। मैं लिखवाऊंगा कि तराजू के पत्थर इस प्रकार की वास्तुकला पे आधारित है, तो आप लोग क्या बताएंगे? मतलब कुछ टॉपिक का नाम भारतीय वास्तुकला है। वास्तुकला के अंतर्गत हम प्राचीन भारतीय वास्तुकला के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राचीन वास्तुकला के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राचीन वास्तुकला में पहला नंबर आता है हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता का की वास्तुकला। तो उसके महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर हम जब लिखवाएंगे तो आप लोग समझेंगे नहीं। वही बात है ना, इसीलिए पहले लिखवा दे रहा हूँ कि मैं बात करूँ तो कम से कम आप लोग को पता तो हो ये चीज़ें कहाँ मिली हैं। इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है? गुजरात। गुजरात में है। यहाँ से हमको गुजरात लिख लीजिए। यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं ये देख लीजिए। ऊँट की हड्डियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, चूड़ी का कारखाना मिला है, अलंकृत ईंटें मिली हैं, लिख लिया? अब तीन चार चीज़ें जान गए। अब इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे इनके वास्तुकला के बारे में, इनका किस प्रकार की कला थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की। ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है तो भी टॉपिक शुरू करूँगा फिर ख़त्म नहीं होगा। ओके, इसका पीडीएफ मैं अपलोड किए दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जो जो चीज़ें मिली हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।